बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हम वापस आते हैं और हम इसका जो लॉन्ग और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो पास्ट पेपर में किस तरह से क्वेश्चन इसके किए गए हैं उसको देखते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन किया जाता है जी, व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव इट्स सम एग्जांपल एंड कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे दो किस्म के प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में जिक्र किए गए हैं। हम आगे डिस्कशन में उनका बारी बारी जिक्र करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होता है। और नंबर 3 पे है जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर नंबर 4 पे है टाइम ऑफ फ्लाइट और नंबर 5 पे है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल के, उनकी हमने कैलकुलेशंस की डेरिवेशन जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर लिखनी है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड में पास पेपर्स में कितनी बार ये पूछा गया है, गुजरावाला में 2015 में, लाहौर बोर्ड में 2015 में, डीजी खान में और फैसलाबाद में 2012 में पूछा गया है, यानी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लेकिन इसमें देखें ये सारे पार्ट इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़्यादा बार जो पूछे गए हैं वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये वाला, और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो फर्स्ट 2 पैरामीटर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी कैलकुलेशन हम करवाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं जी। हाँ तो बच्चों, हम डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लिख दी है डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन है जी, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि जो टू डायमेंशनल मोशन होती है एक्सेलेशन की मौजूदगी में, कौन सा एक्सेलेशन, ग्रेविटी का एक्सेलेशन। तो ग्रेविटी की एक्सेलेशन की मौजूदगी के अंदर जो मोशन होती है, लेकिन कौन सी मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स जब देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है। देखें, हाँ जी, तो इसी एग्जांपल्स में देखें, ए फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय प्लेयर। मैं एक एक एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ। देखें, लेट्स से कि हमारे पास ये एक फ़ुटबॉल है जिसको मतलब किसी खिलाड़ी ने किक किया है। तो ये फ़ुटबॉल जो है ये यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो इसकी मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। ये अर्थ के ऊपर वापस आया है, अर्थ से ही इसको थ्रो किया गया था और अर्थ के ऊपर ही वापस आया है। आप ज़रा नोट करें कि क्या इसकी मोशन टू डायमेंशनल है। यस, वजह यह है कि इसने एक ही वक्त में टू डायमेंशन के लॉन्ग इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इतना डिस्टेंस इसका जो आया है ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक डायमेंशन ये होगी, और इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसलिए जो फुटबॉल की मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ की मोशन प्रोजेक्टाइल है और किस चीज़ की मोशन जो प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो हमें नज़र आ रहा है कि टू डायमेंशनल तो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग ये यहाँ तक पहुँचा था। अब सवाल यह है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही ये नीचे आया है, वरना ये तो नीचे आता ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब एक आम मोशन की एग्जांपल लेता हूँ मैं। लेट्स से कि हमारे पास अर्थ के ऊपर ही कोई बॉडी जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी लेकिन अर्थ के ऊपर ही, यानी कोई मतलब एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है दायरे के अंदर। अब उसकी मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, उसकी मोशन टू डायमेंशनल तो है, लेकिन उसका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा जब वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। तो इसलिए उसकी मोशन जो होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी, यानी वो टू डायमेंशनल तो होगी लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एक्ट नहीं कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आप कोई बॉडी जो है उसको फ्रीली फॉल करते हैं, यानी किसी हाइट से उसको ये नीचे थ्रो किया है, वो सीधी नीचे आती है अर्थ के ऊपर, तो इसकी जो मोशन है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन तो है, लेकिन ये टू डायमेंशनल नहीं है, यानी ये सीधी नीचे आ रही है, इसलिए ये मोशन भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो दो शराइत हैं वो यही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जितनी भी एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, जब आप कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है, कोई भी जो बुलेट है वो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे गिर जाती है ज़मीन के ऊपर।
इसी तरह से जो बॉम्ब है उसकी पोजीशन भी ऐसे ही है कि आप उसको जब कोई फायर किया जाता है उसको एरोप्लेन से, तो जेट फाइटर से, तो वो उसकी मोशन भी पहले सीधी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बॉम्ब नीचे गिरता है। गाफ प्लेयर आप देखते हैं कि गाफ का जो प्लेयर है वो हिट करता है ज़मीन से, बिल्कुल फुटबॉल की तरह की उसकी मोशन होती है कि अर्थ से ही उसको हिट किया जाता है और अर्थ के ऊपर ही वो वापस आता है। तो ये जितनी भी एग्जांपल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की दी हैं वो सारी की सारी 2 डायमेंशनल हैं और उनके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, लिहाजा उनकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। और जो प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकते उनकी भी मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये वाली एग्जांपल्स आप लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हमने बात की थी, इससे पहले कि हम कैलकुलेशंस की तरफ आएँ हम थोड़ा सा बता दें आपको कि मैंने क्वेश्चंस के अंदर 2 टर्म यूज़ की थी, एक था ओब्लीक प्रोजेक्टाइल और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ये ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहलाता है जो ज़मीन से थ्रो किया जाता है, जिसका एंगल बनता है अर्थ के साथ। जो प्रोजेक्टाइल कुछ एंगल बनाएगा उस एंगल की वजह से उसका नाम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी को बिल्डिंग से थ्रो किया गया है, लेट्स से कि ये एक अर्थ से सर्टन हाइट से यहाँ से हमने उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये भी इस तरह का पाथ बनाता हुआ नीचे आएगा। इसकी मोशन भी 2 डायमेंशनल है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम दे रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और ये वाला ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है, ये वाला। तो ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसका जिक्र किया गया था। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरतीब से हमने उसके क्वेश्चन लिखे थे उसी तरतीब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि ये क्वेश्चन पहले ही पार्ट्स में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन भी पार्ट्स में पूछे जाएँ तो फिर उसमें हेडिंग्स की तरतीब मैटर नहीं करती। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स फॉर ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बिल्डिंग से एक बॉडी जो है उसको थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से। लेट्स से कि हमारे पास ये एक बॉल है और उसको हमने ये एक एच हाइट से बिल्डिंग से जो है वो थ्रो किया है। कैपिटल एच लिख लेते हैं। एच हाइट से हमने इसको थ्रो किया और ये इस तरह का पाथ बनाता हुआ जो है वो ज़मीन पे आ गया। इनिशियल आप देखें उसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग है। ये इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उसको एक्स का नाम दे रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एच डिस्टेंस या फिर इसको वाई डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये इसने ट्रैवल किया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसके अंदर उसकी जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ये मैं चीज़ बार बार आपको बताऊंगा और इसको आप याद रखिएगा, बार बार आपने जहन में बिठाना है इसको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। उसकी वजह क्या है देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आपको पता है कि कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे रहती है या फिर मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर बाहर की कोई फोर्स अमल नहीं करती। तो कोई भी चीज़ जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसकी भी स्टेट बदलती नहीं। तो होता यह है कि चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, वर्टिकल डायरेक्शन में कर रही है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज भी होगी। तो लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। शुरू के अंदर जो हमने उसको पुश किया उसके बाद उसके ऊपर और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही। इनिशियल पुश के अलावा उसके बाद उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, जिसकी वजह से उसकी फोर्स ना लगने की वजह से वेलोसिटी में बदलाव नहीं आता। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है ना कि एनी ऑफ द बॉडी इफ़ कंटिन्यू इट्स मोशन अलॉन्ग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इट विल कंटिन्यू until the external force disturb its motion। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मोशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसमें जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। जब किसी बॉडी के फोर्स नहीं लगती तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन भी नहीं होता, ये भी हमें याद रखना चाहिए। लिहाजा इसलिए हम अगर फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा। तो एफ एक्स और ए एक्स दोनों की वैल्यू जो है वो
ज़ीरो ली जाएगी, लेकिन Vx जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि Vx की वैल्यू जो है वो बदलनी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू, और जो Fx है यानी फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक्सेलेरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो हमेशा ज़ीरो रहेंगे। लेकिन चूँकि ग्रेविटी मुसलसल एक्ट करती रहती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लिहाजा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के और एक्सेलेरेशन के और फोर्स के वो एग्जिस्ट करेंगे। सो हम इसको लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ए बॉडी विच इज़ थ्रोन फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट h along the horizontal direction that it covers some distance x along the horizontal direction and y distance along the vertical direction। उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो हमने जो डिस्कशन की थी उसको पैराग्राफ की शक्ल में हमने लिख दिया है। तो इसमें हमने इस चीज़ का जिक्र किया है कि लेट कंसिडर ए बॉडी विच इज़ थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h along horizontal direction with velocity vx, so it will cover the distance h along y-axis and x along x-axis, force fx and acceleration ax along x-axis is 0, so vx will remain constant throughout its motion। तो ये चीज़ें हमने जो पहले बताई थी उसको लिख लिया है। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की along x-axis, यानी x की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखें, फ़र्ज़ किया कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो t है। तो उस रिस्पेक्ट से फिर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब आपकी हम पिछला जो नॉलेज है मैट्रिक में आपने सीखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो सिलेक्शन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बड़े ध्यान से हमें करनी पड़ती है हमने, क्योंकि वही जो इक्वेशंस पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना होता है। तो ये याद रखें, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो s इज़ इक्वल टू वी टी फार्मूला यूज़ होता है। s इज़ इक्वल टू वी टी फार्मूला वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लिहाजा हम ये फार्मूला सेलेक्ट करने लगे हैं। तो लेट्स से सो s इज़ इक्वल टू वी टी फार्मूला हमारे सिर्फ जहन में होना चाहिए, हमने इसको यूज़ करना है। सो इफ़ t इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल देन हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे s इज़ इक्वल टू वी टी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब चूँकि देखें s इज़ इक्वल टू वी टी फार्मूला लगा दिया, लेकिन यहाँ पे s जो है वो x के बराबर लिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो यहाँ पे x के बराबर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका डिस्टेंस था उसको हमने x लिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी थी उसको हमने vx लिया हुआ है। लिहाजा s की जगह पे x पुट कर दिया और वेलोसिटी की जगह पे v की जगह पे vx पुट कर दिया, तो x इज़ इक्वल टू vxt हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया जो बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हाँ जी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, यानी y इज इक्वल टू एच, उसको हमने लिखा हुआ है। आप उसको h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम रिलेशन सेलेक्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में से। कंसिडर द रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ले रहे हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले मैट्रिक में भी और पीछे भी आपके जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे गुजरा ये। तो ये जो s है ये डिस्टेंस है ट्रैवल, यहाँ पे ये y के बराबर है, या y ले लें या आप h ले लें। और चूँकि इस इक्वेशन को हम फिट कर रहे हैं फ़िलहाल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, लिहाजा इसके सारे पैरामीटर के साथ आप y लगा दें। टाइम चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में सेम रहता है, लिहाजा उसके साथ y लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वी आई के साथ मैंने y लिख दिया है, प्लस आ जाएगा हाफ एक्सेलेरेशन के साथ भी y लगा दें, टी को उसी तरह से लिख दें क्योंकि टी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वी आई वाई तो ज़ीरो था क्योंकि जब आपने इनिशियली थ्रो किया है इस बॉडी को तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो वी आई एक्सिस की उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी जो कि वी एक्स के बराबर थी, लेकिन उस इंस्टेंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग ज़ीरो थी, इसलिए वी आई वाई ज़ीरो पुट की जाएगी इसमें। तो वी आई वाई को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें टी से, तो ये आ जाएगा हाफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस के लॉन्ग सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है और वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें पता है ए वाई किसके इक्वल होता है, जी के। तो यहाँ पे आप लिख लें सिंस ए वाई इज इक्वल टू जी, तो ए वाई की जगह पे आप वैल्यू लगा दें जी की, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ज़ीरो टी से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो ही आ गया, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर।
तो बड़ी आसानी के साथ आपने कैलकुलेशन कर ली है। एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको हमने एक्स के साथ लिखा, उसकी इक्वेशन हमने ये निकाली है पीछे, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स टी, और इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। ये रिलेशंस हमें याद रखने होंगे, MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके ECAT MCAT के टेस्ट के अंदर इनकी एक अहमियत है, तो इसको आप याद रखें। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कैलकुलेशन में जो नेक्स्ट कैलकुलेशन लिखी थी वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो उसकी तरफ अब हम जाते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जितना मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ ये सफिशेंट है, आप इसको लिख दें तो ये काफ़ी है। और बार बार हम इस चीज़ को जिक्र करते रहे पहले भी क्लासेस के अंदर भी, कि ये जितनी भी कैलकुलेशन और फिगर्स और जितनी भी वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है, वही आप यूज़ करें, वो सफिशेंट है। बुक के सारे मटेरियल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो बेटे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कैलकुलेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ जो है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए आप अगर फाइनल जहन में रखें तो आपको आसान होगा कि फ़ाइनल वेलोसिटी आप क्योंकि वर्ड यूज़ करते रहते हैं तो आप इजी फील करेंगे। लिहाजा हम फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे बोला गया है एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कि आप कोई बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं थ्रो कर रहे, बल्कि एक ऑब्लिक डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं अर्थ से। फ़र्ज़ किया एक बॉडी है, उसको यहाँ से आपने थ्रो किया, एक बॉल है, ठीक है, उसको आपने यहाँ से इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ये उसकी डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ थ्रो। तो ये यहाँ से होता हुआ ये इसका पाथ बनाता हुआ ये यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है, इस पोजीशन पे आके ये फॉल कर गया। तो ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ आपने इसको थ्रो किया vi। अब ये एंगल थीटा बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा। अगर आप इसके कंपोनेंट बनाते हैं, देखें ये हमने इसके दो कंपोनेंट बना लिए, ये एक हमने लाइन ड्रॉ की उसके हेड से, एक लाइन ड्रॉ की उसकी टेल से। ये सबसे आसान तरीका है उसके कंपोनेंट बनाने का कि एक आप लाइन उसके हेड से ड्रॉ कर दें वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके अपना टेल से ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके कंपोनेंट बन जाएंगे। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट आपको पता है हमेशा कॉस थीटा होता है, और ये जो कंपोनेंट होगा ये आएगा VIX भी यही होगा, और ये VI कॉस थीटा के बराबर होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कंपोनेंट आ गया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो VI वाई कहलाता है। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है, इसलिए इसको VI साइन थीटा लिख लिया। तो इस तरह से हमें अब पता चला कि उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, उसके दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो बात थी जो हम पहले कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वो ज़ीरो ही रहना है, और फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो भी ज़ीरो ही रहनी है। अगर लेट्स से कि ये बॉडी यहाँ पे पहुँच जाती है इस पोजीशन पे, और हमें बोला जाता है कि इस पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी निकालें, तो वो वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, या फिर कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको बोला जाए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो फिर उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देंगे। तो हम फिलहाल चूँकि ये इनिशियल पॉइंट था इसका थ्रो होने का, और ये इसका एक अनदर पॉइंट है आफ्टर द इनिशियल, तो आफ्टर द इनिशियल जो भी उसका पॉइंट आ रहा है आप उसको फाइनल कंसिडर कर सकते हैं। लिहाजा हमें इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी उसकी निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, और उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। आप उसको इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं। तो जब कर्व पाथ होता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, यानी यहाँ पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, ये देखें यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी ये डायरेक्शन आएगी। अब फिर दोबारा मैं इसके दो कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक लाइन मैं इसकी टेल से ड्रा कर रहा हूँ और एक लाइन मैं इसके हेड से ड्रा करता हूँ। तो देखिए इसके दो कंपोनेंट बन गए। ये वाला जो कंपोनेंट है ये VFX कहलाएगा, और ये वाला कंपोनेंट VFY कहलाएगा। अब दोबारा फिर नज़र आ रहा है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। अब उसके एंगल को हम फाई का नाम देते हैं, क्योंकि हम पहले ही एक एंगल थीटा नाम दे चुके हैं, लिहाजा दोबारा थीटा नाम नहीं दे सकते। इसलिए हम उसका जो फाइनल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के नाम उसका एंगल बनाएगी उसका नाम फाई रख रहे हैं। और ये जो उसका कंपोनेंट है ये VFX है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो VFY है। अब ज़रा देखें कि हमारे लिए अगर आपने फाइनल वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट करनी है, चूँकि हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
तो इसलिए हमें फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए VFX चाहिए और VFY चाहिए। अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज़ पता चल जाएँ तो ये उसके दोनों कौन से कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि इफ़ वी नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देन वी कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इस फार्मूले से। यानी अगर आपको RX और RY की वैल्यू पता है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर आपको उसकी डायरेक्शन भी पता है तो ये फार्मूला आपको अगर उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY/RX। यानी अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो किसी वेक्टर के, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो यानी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो वो बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इल्म हो जाएँ, मालूम हो जाएँ, तो आप उसकी हेल्प से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें VFX और अगर VFY नॉन हो जाए तो हम VF निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। VF एक वेक्टर है और VFX और VFY उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम हो जाए तो हम उसकी हेल्प से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले VFX निकालेंगे और फिर VFY निकालेंगे, उसी से हमारी VF निकल आएगी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कशन की है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है। सो कंसिडर ए बॉडी इज़ थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी VI making an angle theta with x-axis. If we want to find its velocity VF at any instant, यानी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम VF रख लिया है ना यहाँ पे। So its magnitude and direction could be given by the relations 1 and 2 respectively. तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी की और डायरेक्शन हम इन दोनों रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से हमने ये जो फार्मूले हैं यूज़ किए हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में यूज़ हुए थे। तो हमें यानी अगर फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और डायरेक्शन निकालनी है, तो इक्वेशन 1 और 2 से बड़ी आसानी से हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमारा जो टास्क है वो है फाइंडिंग द VFX एंड फाइंडिंग द VFY। वो हम अगर निकाल लेते हैं तो हम आसानी के साथ VF की अपना टोटल मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले VFX निकाल लेते हैं और फिर VFY निकाल लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, फिर हम पहले VFX और VFY निकाल रहे हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया है इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VFX। तो VFX निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको ना बोला जाता है आमतौर पे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो चूँकि आप इस इक्वेशन को एक्स एक्सेस के लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, तो हर सिंबल के साथ आप छोटा सा x लिखते हैं, t के साथ ना लिखें, क्योंकि t जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए टाइम कॉमन रहता है। तो VFX किसके बराबर आ जाएगा, देखें VFX बराबर आ जाएगा जी VIX मैंने पहले लिखा हुआ, ये देखें ये VI cos थीटा के बराबर था। तो आप भी ये फिगर बना के उसके हाईलाइट कर दें यहीं पे कंपोनेंट, ताकि आपको आसानी हो। एक्सेलेरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 0 है, तो इसलिए AX तो है 0 हो गया, तो 0 t से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0 ही आएगा। 0 × t इज इक्वल टू 0। सो VFX विल बी कम VI cos थीटा। तो ये देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट जो आ गया, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ भी गई है VFX, अब हमें सिर्फ VFY चाहिए। सो इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VFX के बाद अब हम इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी VFY की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। उसके लिए भी हम यही फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं कि VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो चूँकि हम इसको y एक्सिस के लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप सारी टर्म के साथ y लगा दें। अच्छा, अब देखें हमारे पास VFY की वैल्यू मौजूद है, VFY तो हमने फाइंड करना है, VIY की वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो VFY बराबर आ जाएगा, VFY को उसी तरह से लिख दें, VIY की ये वैल्यू लगा दें, ये आ जाएगा VI sin थीटा। ये देखें VIY मैंने पहले निकाल लिया हुआ था पहले ही, तो आप भी इसको फाइंड कर लें, शुरू के अंदर फिगर के अंदर इसको लिख दें। तो VIY बराबर आ गया VI sin थीटा प्लस एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो, चूँकि बॉडी फिलहाल ऊपर जा रही है ना, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लिया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव लिया जाता है। तो AY एक्सेलेरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और वो आएगा -g के बराबर। t वैसे ही लिख दिया हमने,
तो ये देखिए, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है अलोंग वाई एक्सिस। आप इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दे जी। तो अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, हमने इक्वेशन 1 और 2 में ये वैल्यूज़ डालनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप जस्ट राइट डाउन कर दें कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बाय यूजिंग, सो मैंने छोटा सा लिख दिया है कि बाय यूजिंग दीज वैल्यूज़ फ्राम इक्वेशंस 3 and 4 into equations 1 and 2 we could find the magnitude and direction of final velocity। तो यही हमारा काम था। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करके ये जो वैल्यू आई है ना इक्वेशन 3 से, वी एफ एक्स की जगह पे इसको पुट करें और वी एफ वाई की जगह पे ये पुट करें और दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लें, अच्छा होगा, क्योंकि इससे फिर नंबर थोड़े से लेंथ हो जाएगी क्वेश्चन की, अगर लेंथ ही क्वेश्चन आता है। अगर आप शॉर्ट में आता तो फिर ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करके दोबारा नई इक्वेशन भी यानी बनाई जा सकती हैं। वी एफ एक्स की वैल्यू लगा दें, वी एफ वाई की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे वी एफ वाई की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे वी एफ एक्स की वैल्यू लगा दें, तो वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका। तो जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतने नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो आपकी ये अगर ख्वाहिश हो तो आप इसको पुट कर लें, वरना ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है।